So we are considering about the alkanes, alkenes, alkynes, and the new class is arene. Because alkane, alkene, alkyne that you might have learned in the 10th, and now it is about the organic chemistry, and the new class is arene. So first of all, we are taking its hybridization. Hybridization of each and every case, it means that first we are taking the hybridization in the case of alkane. Okay, so in the case of the alkane, hybridization about the carbon, the example of the alkane is CH4. Okay, and you can see here example is a CH4, and the common series equation is a CnH2n plus 2. It means that carbon number, if we take here that it is 1, then hydrogen will be 2 ones are 2 plus 2, then it will be 4. So it is a CH4. In the case of the hybridization, carbon electronic configuration in excited state, first we will consider in a ground state, and then after we will go in excited state. So it is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, and 2pz0. This is the electronic configuration of the carbon in the ground state. But if we draw the boxes, then we can see that here 2 electrons are paired. You can see here 2 electrons are paired. Now this electron is shifted to the 2pz orbital to make the bonds with the carbon. So it is called tetravalency of carbon. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है because कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है. तो कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए जो 4 आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी एंड उनके जो शेप्स है वो सेम हो जाते हैं. अगेन एनर्जी एंड जो शेप्स है वो सेम हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में था ना, वो शिफ्ट होके लास्ट ऑर्बिटल के अंदर चला गया. नाउ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर 1s1 का एक इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयरिंग होगा एंड हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा. सो कितनी ऑर्बिटल, इनको कहते हैं ऑर्बिटल, तो कितनी ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेशन लिया है? तो एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स. यू कैन सी 1 2 3, 3 p ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेशन लिया है. इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3. सो अल्केन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है. एंड अगर हम इसका शेप कंसिडर करें तो शेप कैसा आएगा? शेप आ जाएगा टेट्राहेड्रल. इट इज अ टेट्राहेड्रल. तो ये जो सारी बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसा आएगा? तो आपका जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल. तो एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स टोटल मिला के टेट्राहेड्रल शेप के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जनरेट करेंगे. अब हम इनके अंदर शेप्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ऑर्बिटल किस तरह से यहाँ पे शेप जनरेट कर रही है. तो अगर हम बात कर रहे हैं CH4 के बारे में, तो CH4 के अंदर कैसा होता है कि जो कार्बन है उसकी एक s ऑर्बिटल. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर एक s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल का जो शेप है वो तो स्फेरिकल होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपने डम्बेल शेप की बताई. तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया ना, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इनकी जो शेप्स एंड एनर्जी है वो सेम हो जाएंगे. मतलब कि तीनों की तीनों p ऑर्बिटल भी हम डम्बेल शेप के अंदर बताएंगे एंड यहाँ पे हम जो ऑर्बिटल्स है उनको भी इस तरह से बताएंगे. अब हाइड्रोजन अपनी ऑर्बिटल लेके आएगा एंड हाइड्रोजन 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 यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा. एंड ये जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कार्बन, तो कार्बन एक, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे. दिस इज वेरी बेसिक एंड they will join together by sigma bond. They will join together by which bond? Sigma bond. So one sigma bond, second sigma bond,
थर्ड सिग्मा बॉन्ड, फोर्थ सिग्मा बॉन्ड. दिस इज द साइन ऑफ सिग्मा. सिग्मा बॉन्ड की साइन हम इस तरह से करते हैं. इट इज कॉल्ड सिग्मा. सो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? तो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होते हैं. तो एक शॉर्टकट भी बनता है कि अगर कोई कंपाउंड के अंदर कार्बन है और कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइंट है, देन इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. एंड अगर सिग्मा बॉन्ड है, अगर सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. राइट. तो इसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अल्केन सीरीज के अंदर ही CnH2n+2 के अंदर हम आल्क ऐड करते हैं. मतलब कि आल्क जो है ना, आल्क एंड जो कार्बन है, ये तो पता होगा कि आल्क 1 कार्बन नंबर 1 है तो आल्क क्या हो जाएगा? आल्क हो जाएगा मिथ. कार्बन नंबर 1 है तो आल्क हो जाएगा मिथ. 2 है तो क्या होगा? इथ. राइट. मीथेन इथेन बाद में, लेकिन मिथ इथ. 3 स्टैंड्स फॉर प्रो, 4 स्टैंड्स फॉर ब्यूट, 5 स्टैंड्स फॉर पेंट, 6 कार्बन नंबर यहां पे लिख रहा हूं 6, देन 6 स्टैंड्स फॉर हेक्स. ये आल्क है. 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 इज अ डेक. फिर आगे भी है अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, है ना. 11 अनडेक, 12 डाइडेक या फिर दो डेक कहेंगे. दो डेक, डाइडेक नहीं, दो डेक कहेंगे. सो 12 इज अ डोडेक. फिर ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक एंड लास्ट इज आइकॉस. तो उसका लिस्ट मैं शेयर करता हूँ लेक्चर खत्म हो जाने के बाद. लिस्ट मैं शेयर करूंगा. ओके. एंड अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हम कार्बन्स यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होगा. जब हम कार्बन यहाँ पे ऐड करते हैं, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, तो क्या होगा? सो कार्बन नंबर्स जो है उसके अंदर CnH2n+2 है, तो n इज इक्वल टू, अभी तक तो हमने 1 की बात की, अब हम 2 की बात करते हैं. तो भाई n इज इक्वल टू 2 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 2 4 plus 2, then it will be 6, then it is C2H6. this is the formula of eth. 2 है तो eth, लेकिन पीछे क्या लगेगा? ANE, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? इथेन. ठीक है. इस तरह से ANE is a suffix. ANE is a suffix for alkane. अब कार्बन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से शो करेंगे? तो 2 कार्बन हमने यहाँ पे लगाए. अब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट. जो चारों की चारों टेट्रा वैलेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. तो 2s1 2px1 2py1 2pz1 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. तो यहाँ पे जो 4 ऑर्बिटल्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, 1 2 3 और 4, एंड दूसरी मैं 4 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे शो कर रहा हूँ. तो पहले जो कार्बन एंड कार्बन है उनके बीच में बॉन्ड बनेगा. पहले कहाँ पे बॉन्ड बनेगा? कार्बन एंड कार्बन के बीच में. मैं थोड़ा सा ऊपर शो करता हूँ यहाँ पे इस तरह से. तो इस कार्बन की 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, एंड इस तरह से हम बॉक्स शो करते हैं. बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो कार्बन का जो 2s वाला ऑर्बिटल है वो यहाँ पे 2s के साथ बॉन्डिंग शेयर करेगा यहाँ पे इस तरह से. तो पहले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनेगा. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. उसके बाद ये जो 3 बाकी बचे उनके साथ हाइड्रोजन भैया ज्वाइन होंगे. देन ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन होगा इस तरह से. सो फर्स्ट कार्बन के साथ जो 3 ऑर्बिटल्स बाकी बची उसके साथ 3 हाइड्रोजन ज्वाइन होंगे. एंड देन आफ्टर
Rest of the 3 unpaired electrons will be fulfilled by again other 3 hydrogens. So I will ask you that how many sigma bonds are present in the structure of ethane. Now you tell me. Yes, it is 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there are 7 sigma bonds. And still the hybridization is what? Hybridization is 1s3p. 1s3p. And hybridization is again sp3. And we have shortcut. We have shortcut also that if there are single bonds or are single bonds, so its hybridization is sp3. Now any other example is given, if any other example is given, then there is no issue to find the hybridization. I am giving you just this shortcut कि hybridization का shortcut किस तरह से निकाले कि अगर single bond हो रहा है then hybridization है sp3, double bond हो रहा है then hybridization हो जाएगा sp2 and triple bond हो रहा है then hybridization is sp. Now if you are given the question, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH double bond CH2. So write down the hybridization of each carbon atom. Write the hybridization of each carbon atom. तो किस तरह से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइंट है. अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3. हर एक कार्बन का बताना है, हर एक कार्बन का. ओके, द नेबरिंग वन कार्बन है, 2 उनके बॉन्ड्स है लेकिन दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है, दोनों साइड. ओके, देन हाइब्रिडाइजेशन sp3. This carbon you can see 1 2 3 valencies are there, but this carbon is also singly bonded, then hybridization is sp3. This carbon is also singly bonded, then again hybridization is sp3. Now what about this carbon? You can see single bond on this side but double bond on this side. So you can see कि कार्बन के इस साइड सिंगल बॉन्ड है लेकिन इस साइड तो डबल बॉन्ड है. तो ऐसे केस में आपको क्या मानना है? ऐसे केस के अंदर आपको ये मानना है कि भाई डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2. आप कहेंगे नहीं सर सिंगल बॉन्ड भी तो है. नहीं, ऐसा नहीं. अगर डबल है एंड सिंगल है तो डबल को पहले प्रेफरेंस देंगे. तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट कार्बन? तो ये कार्बन भी तो डबल बॉन्डेड है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2. तो ये हमारा चैप्टर जो है उसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन है कि जिसके अंदर हमको हाइब्रिडाइजेशन बताने होता है. तो इस तरह से हम शॉर्टकट से बता सकते हैं. मैं आपको एक और कंपाउंड देता हूं, उनका आप ट्राई करिए, ठीक है? CH3 CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड के बाद C है, उसके बाद अगेन डबल बॉन्ड है CH and then after CH3. Now try this. Yes, you have to find the hybridization for each carbon. अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फाइंड किया है तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ कि ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. अब क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आपने तो ऊपर शॉर्टकट बताया, वैसे हमने सॉल्व किया, लेकिन ऐसा नहीं है. एक्चुअली कैसा है कि जब हम बात करते हैं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, तो उनके अंदर जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड के बारे में तो एक होता है पाई बॉन्ड और दूसरा होता है सिग्मा बॉन्ड. जब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के अंदर तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऊपर वाला नीचे वाला पाई होता है एंड बीच वाला सिग्मा होता है. अब ऐसे केस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp तब है कि जब ऊपर वाला पाई बॉन्ड है नीचे वाला पाई बॉन्ड है. इसका मतलब है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp होगा कि अगर जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स.
sp2 होगा कि जब एक पाई बॉन्ड होगा एंड sp3 होगा जब एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस हिसाब से देखिए तो ये कार्बन के जो एक पाई बॉन्ड के साथ ज्वाइंट है, ये कार्बन जो एक पाई बॉन्ड के साथ ज्वाइंट है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, इसका sp2 आएगा। लेकिन 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 जो बीच वाला कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है। तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है कितना होगा, sp होगा। अब ये गलत नहीं है, अब ये सही है। इज इट क्लियर? सो अगर कोई कार्बन, इफ एनी वन कार्बन इज अटैच्ड टू टू पाई बॉन्ड्स, देन इट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम इथीन कंसीडर करेंगे, इथीन, एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर नॉमेनक्लेचर आल्सो। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अल्कीन कंपाउंड्स कंसीडर करने हैं कि जिनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, एंड इनका कॉमन फार्मूला, कॉमन सीरीज का फार्मूला है CnH2n। कार्बन यहाँ पे एक नहीं हो सकते, बिकॉज अगर एक कार्बन होगा तो उनके अंदर स्ट्रक्चर CH2 होगा, तो 4 valency of the carbon will not be satisfied, and therefore what we are considering that we are starting with these 2 carbon atoms, so carbon and carbon that we have taken. Electronic configuration is 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1। ये चीज यहाँ पे याद रखें कि जब भी आप काम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो आपको टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन ये याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर, फिर एक इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर एंड बाकी सब में एक एक। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तो सेम एनर्जी एंड सेम शेप वाली सिर्फ और सिर्फ हमको 3 ऑर्बिटल्स मिलती हैं, एक s एंड 2p। लेकिन जो 2pz है उनकी एनर्जी डिफरेंट है, तो 2pz ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही। एंड अगर ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रह जाएंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रह जाएंगे। अब काम करते हैं कार्बन एंड कार्बन को ज्वाइंट करने का। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड तो कार्बन होगा ही, तो यहाँ पे तो पहले बॉन्डिंग बना। ये मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैं क्या कर रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। अब बाकी कितनी ऑर्बिटल्स बची, 1 2 3, कि जिसके अंदर ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन ज्वाइंट हो रहे हैं, जैसे आगे हम ज्वाइंट करते थे वैसे ही। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्वाइंट हो गए, इस तरह से ज्वाइंट हो गए। ये 2pz, 2px1 एंड 2py1 इनके साथ भी तो हाइड्रोजन ज्वाइंट होंगे, तो इनके साथ हाइड्रोजन ज्वाइंट हो गए, समझा? तो CnH2n से इथीन का फॉर्मूला क्या बनता है, C2H4। तो चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ पे अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है व्हाट अबाउट द 2pz ऑर्बिटल। तो 2pz ऑर्बिटल विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब कि इस तरह से ऑर्बिटल रहेगी। ये जो 2pz ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर पार्शियल ओवरलैप होगा। यहाँ पे 2 टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं। ये जो हमने बताया है वो है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग एग्जैक्टली इस तरह से होता है, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होता है। अगर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा। लेकिन हम जैसे ही पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, पार्शियल ओवरलैप इस तरह से बन रहा है, इस तरह से, मतलब बॉन्ड सिर्फ टच कर रहा है, बॉन्ड मर्ज नहीं हो रहे हैं। एंड ऐसे बॉन्ड्स काफी वीक होते हैं। ये धीरे धीरे, ये पहले ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड देन आफ्टर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइंट होंगे। साइड वाइज ओवरलैप भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैप। फिर ऐसा स्ट्रक्चर हो जाने के बाद वो
बनाना शेप जैसा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बनाना शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, इस तरह से। इट इज द इंडिकेशन ऑफ द पाई बॉन्ड एंड फाइनली ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। मतलब कि पहले बनता है सिग्मा, उसके बाद बनता है पाई, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है फाइनली ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो ऐसे केस के अंदर ये जो 2pz एंड 2pz है, इनके टोटल मिला के 4 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स का मतलब क्या है? ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ऐसे ज्वाइंट होगा, 1 2 3 4। तो इन तरह से यहाँ पे लोब्स होंगे। ये लोब्स एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे एंड बाय दिस साइड वाइज ओवरलैपिंग दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, कितने पाई बॉन्ड या फिर बॉन्ड्स होंगे? ओके अब मैं यहाँ पे आंसर आपको बता रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड्स ये है 1 दूसरा तीसरा चौथा और ये है 5वां। क्योंकि पहले तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ, तो यहाँ पे ये सिग्मा। तो जब भी हम डबल बॉन्ड्स कवर करते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर या तो ऊपर वाला सिग्मा होता है या नीचे वाला पाई, या तो नीचे वाला पाई होता है तो ऊपर वाला सिग्मा, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा। ठीक है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि कंपलसरी इतना ही होगा। लेकिन एक चीज समझ लो कि ये जो लोब्स है ना, ये मैंने इक्वेशन निकाला, मैंने अपनी ओर से इक्वेशन निकाला, ये एक्चुअली समझने के लिए है कि जब भी हम 4 लोब्स कहते हैं ना, 4 लोब्स इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड होता है। बिकॉज एक ऑर्बिटल है 2pz, तो एक ऑर्बिटल के टोटल मिला के 2 लोब्स होंगे, तो 2 ऑर्बिटल्स के होंगे 4 लोब्स, 1 2 3 4, इनको हम लोब्स कहेंगे। 1 2 3 4, ये जो 4 लोब्स हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। सो पाई बॉन्ड सिर्फ एक काउंट करेंगे, बाकी सभी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा है, 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई। क्लियर? ओके एंड लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है अल्काइन का। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन इज फ्रॉम अल्काइंस। दिस तो अल्काइंस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर आल्क प्लस आइन है, जैसे इथीन में क्या होता है? ईथ प्लस इन, वैसे आल्क प्लस इन अल्कीन, वैसे ही आल्क प्लस आइन अल्काइन, ऐसा ही है। जैसे हम बात करते हैं अल्केन की, तो आल्क प्लस एन अल्केन, फिर आल्क प्लस इन अल्कीन, आल्क प्लस आइन अल्काइन। सो अल्काइन के अंदर का कॉमन इक्वेशन का फॉर्मूला है CnH2n-2। यहाँ पे भी n नंबर जो है वो भी यहाँ पे 2 से ही स्टार्ट हो जाएंगे। सो n अगर हम स्टार्ट करते हैं 2 के लिए तो C2, then 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब तो आपको रट्टा हो ही गया होगा 2px1 2py1 2pz1। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे जैसे अल्कीन के अंदर एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वैसे यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? बिकॉज उनकी एनर्जी एंड शेप्स सेम नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी इस तरह से, 1 2 3 4। तो बाकी बची ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स तो भरने थे, लेकिन हम इनको अलग से बताएंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही ना, तो इनको दूर फेंक दिया कि भाई तू हमारे लिए कोई काम की नहीं है, तो तू दूर चली जा। तो अब ये दोनों, पहले तो कार्बन कार्बन का यहाँ पे बॉन्डिंग तो होगा, तो कार्बन कार्बन का मैं थोड़ा लार्ज स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, कार्बन कार्बन। देन आफ्टर ये दोनों हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगे,
हाइड्रोजन, इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन भर देंगे, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अगर CnH2n-2 करते हैं अपने, और इसके अंदर हम कार्बन नंबर 2 डालेंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ कार्बन है, दैट इज 2, सो C2 हो जाएगा। तो H कितना मिलेगा, तो 2 2 4 -2, इसका मतलब ये है कि H भी तो 2 मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे 2pZ अपने लोब्स बनाएगा, बिकॉज इन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया है वो अनपेयर्ड रह गए, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 2py के हैं, ये ऑर्बिटल्स कैसी हैं, 2py की है, ये 2py है। दिस इज 1 2 3 4 2pz के, 1 2 3 4 2py के। तो आगे जैसे मैंने इक्वेशन बनाया था, क्या इक्वेशन बनाया था कि 4 lobes इज इक्वल टू 1 pi bond, सो 4 lobes इज इक्वल टू 1 pi bond। तो यहाँ पे कितने लोब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे है 8 लोब्स। तो आंसर कितना आना है भाई, आंसर कितना आएगा, 2 pi bonds। क्या बात है? तो इस तरह से यहाँ पे 2 pi bonds है। हाइड्रोजन भी यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर एंड नीचे पाई। तो अब बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। अब तो आपको समझ में आ गया कि भाई 3 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से अल्काइन का भी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है। अब बात है कुछ नोट डाउन करने की, कुछ टेबल बनाने की। हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो इनके परसेंटेजेस कितने होंगे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं हमको कि हम एक टेबल बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा टेबल है। टेबल के अंदर हम कुछ लिखेंगे कि पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो पहले लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और कौन से कंपाउंड के अंदर पॉसिबल हो सकता है। तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर कंपाउंड लिखेंगे, COMP कंपाउंड है। फिर उसके अंदर परसेंटेजेस ऑफ S कैरेक्टर, परसेंटेजेस ऑफ P कैरेक्टर कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर उनके अंदर के बॉन्ड एंगल्स कंसिडर करेंगे, बॉन्ड एंगल्स। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, एंड हाइब्रिडाइजेशन के पहले उनके शेप में यहाँ पे कवर कर लेता हूँ ताकि ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाए। उनके शेप क्या होंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा बड़ा टेबल बना रहा हूँ ताकि हमको ये काम लग जाए। हाइब्रिडाइजेशन अगर है sp3 तो कौन से कंपाउंड के अंदर वो जनरली ऑब्जर्व होता है, तो जनरली अल्केन्स के अंदर ऑब्जर्व होता है। तो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे अल्केन्स। उनके अंदर का शेप कैसा होता है, तो शेप होता है टीडी। टीडी मतलब क्या, टेट्राहेड्रल, ये शॉर्ट फॉर्म है उनका। टीडी, टीडी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। परसेंटेज ऑफ द एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ द पी कैरेक्टर, तो एस एंड पी टोटल मिला के कैरेक्टर्स कितने हुए, तो कैरेक्टर्स हुए 3 + 1, टोटल मिला के 4 कैरेक्टर्स हुए, 3 + 1 4। तो हमें क्या कर देना है, जब भी हम s ऑर्बिटल काउंट करते हैं ना, तो s ऑर्बिटल के लिए जितने कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे 4 हुए तो 100/4 इस तरह से लिखेंगे। तो 100/4 का आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। एंड द रिमेनिंग परसेंटेज इज ऑफ द p ऑर्बिटल। ठीक है, रिमेनिंग परसेंटेज कितना है, तो रिमेनिंग परसेंटेज 75%, तो 75% होते हैं p ऑर्बिटल्स के। ओके, एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स है एक्चुअली। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स की जगह पे आप 109.5 डिग्री लिखते हैं तो भी चलता है। ठीक है, अब बात है sp2 की, एंड बात यहाँ पे है sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये कौन से कंपाउंड के अंदर ऑब्जर्व होगा, अब तो आपको पता चल गया होगा। sp2 यहाँ पे क्या लिखूं मैं,
आल्कीन क्या लिखेंगे, किन, आल्कीन लिखेंगे। sp में क्या लिखेंगे, sp में लिखेंगे अल्काइन। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज कितने रहेंगे, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे कि भाई टोटल कैरेक्टर्स कितने हुए, तो 2 + 1 = 3 हो गए। अब जो 3% निकले तो हम क्या करेंगे 100/3 कर देंगे, तो बहुत इजी हो गया। 100/3 इसका मतलब है 33.3%। तो बाकी कितने बचे, बाकी 66.7 बराबर ना। ओके, एंड उसके बाद बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है, इट इज 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। sp हाइब्रिडाइजेशन है एंड अल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, तो परसेंटेज ये तो बहुत इजी होगा भाई, यहाँ पे तो एक है तो 50-50% पार्ट लो, एंड इट इज 50-50%। एंड बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 180 डिग्री। अब शेप्स के बारे में बात कर ले, क्योंकि ऊपर का लिखने का बाकी है। इसका क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। मैं SQ, ठीक है लिख ही देता हूँ, SQUARA, स्क्वायर प्लेनर। एंड इट विल बी लीनियर। ये है टेट्राहेड्रल, ये है स्क्वायर प्लेनर, एंड ये क्या है, लीनियर है। हम आगे की टॉपिक के अंदर जाते हैं, जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत ही मस्त टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक होता है ये, आपका भी फेवरेट हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रैक्टिस वगैरह जो है इसके लिए बहुत नेसेसरी है, कि अगर IUPAC के अंदर प्रैक्टिस ना करे तो काफ़ी मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग ऑन IUPAC, आई वुड जस्ट लाइक टू कंसिडर द अल्काइल ग्रुप्स। कुछ अल्काइल ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि हम अगर उनका नाम या फिर हम उसे पहचाने नहीं तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। हम स्टूडेंट्स ये मुझे खास बताते हैं कि सर ये अचानक कहाँ से आ गया। तो अल्काइल ग्रुप्स आपको लोकेंट के फॉर्म में मिलेंगे। अब लोकेंट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, और नीचे से ऐसे अलग से कार्बन बता दूं, तो इसको हम कहते हैं रूट चेन या फिर पेरेंट चेन। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रांच, जिसके अंदर से ऐसे जो अगर हम ट्री ड्रॉ करें तो हम इस तरह से ट्री ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर बीच में से ये जो निकली होती है छोटी छोटी, उसको हम ब्रांचेस कहते हैं। तो इनको भी हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। ये जो ब्रांच होते हैं उनको क्या कहते हैं, लोकेंट कहते हैं, लोकेंट। तो ये जो लोकेंट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिख रहा हूँ किस तरह से हम बना सकते हैं। साथ ही साथ हम उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर भी स्टडी करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक सा जा रहा है कि इसके अंदर मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ। मैं स्टार्टिंग करता हूँ CH4 से। तो आज का जो हेडिंग है वो हेडिंग हो जाएगा, अब क्या, अल्काइल हो जाएगा। अल्काइल, अल्काइल नहीं है, अल्काइल, पीछे YL लिखा है। अब अल्काइल बनता कैसे है, तो अल्काइल इस तरह से बनता है कि अपना जो ग्रुप होता है, जो RH कहते हैं, जिसे RH क्या होता है, R का मतलब होता है अल्काइल, R का मतलब क्या होता है, अल्काइल, एंड H हाइड्रोजन है। तो ये पूरा जो होता है ना, पूरा, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अल्केन। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक H को माइनस करेंगे। मैंने क्या लिखा है, RH माइनस H, तो आंसर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। R देखो, ये जो मैंने R लिखा है ना, ये R क्या है, ये है अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोटेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे जैसे आगे स्ट्रक्चर आएंगे आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है फर्स्ट इज अ CH4, तो CH4 के अंदर से एक H को माइनस कर दो, क्या बचेगा, एक H चला जाएगा, ठीक है, एक H जैसे ही चला जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, CH3। इनको हम क्या कहेंगे, मीथेन से अब नाम हो जाएगा मिथाइल। अल्काइल, अल्क क्या है, एक कार्बन के लिए है, मिथ, तो हो जाएगा अल्काइल मिथाइल। वैसे ही आगे है C2H6 में से एक H को माइनस कर दो, क्या बचेगा, तो C2H6 में से एक H को माइनस कर दो,
दोगे तो C2H5 बचेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस अगर H करते हैं तो आगे वाले कार्बन से एक H निकालते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा CH2 CH3 हो जाएगा, बराबर ना। एक H हमने आप कहेंगे सर यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से भी निकालेंगे तो फिर CH3 CH2 डैश आंसर आएगा। अगर मैं पीछे वाले कार्बन से निकालूं तो आंसर क्या हो जाएगा CH3 CH2 डैश। आप इतना खास ध्यान रखिए कि कोई भी केस के अंदर अगर आप लिख रहे हैं ना तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही रहनी चाहिए। मतलब कि देखो मैंने इस कार्बन के बाजू में एक लाइन की तो बाकी कितनी बची 3, क्योंकि टोटल 4 लाइंस होती है। एक लाइन में से यहाँ पे 3 बची, मैंने यहाँ पे CH3 डाला, यहाँ पे है CH2 तो यहाँ पे एक डैश आएगा, यहाँ पे एक डैश आएगा। इस तरह से ये जो डैश है वो माइनस साइन नहीं है, वो कहीं पे और बॉन्डिंग है, उनकी वैलेंसी इंडिकेट करता है। वैसे ही आगे हम बात करते हैं, ये तो 2 कार्बन के लिए हुए, ये कार्बन नंबर 1 के लिए, कार्बन नंबर 2 के लिए। अब हम जाते हैं कार्बन नंबर 3 के लिए। ये जो कार्बन नंबर 3 है वो बहुत ही मजेदार है क्योंकि इनके अंदर और भी ग्रुप्स सब ग्रुप्स निकलेंगे। CH3 CH2 CH3 है, ठीक है। तो मानो कि फर्स्ट कार्बन में से एक H को निकालता हूं मैं, माइनस H करना है तो फर्स्ट कार्बन से एक H को निकाल दिया मैंने तो CH2 रह जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम है, इसका नाम क्या है N प्रोपाइल। प्रोपाइल तो कहेंगे लेकिन साथ ही साथ में हम N प्रोपाइल कहेंगे। N का मतलब क्या होता है नॉर्मल। स्ट्रेट चेन होती है ना तो हम क्या लगाते हैं नॉर्मल लगाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आप कहेंगे सर ये कार्बन से निकाला, अब इस कार्बन से भी H निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी तो ये भी बन रही है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी बन रही है कि सेकेंड कार्बन से एक H निकले तो इस तरह से बाकी रह जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं डैश यहाँ पे लगा दूं, CH3 यहाँ पे लगा दूं, तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं आइसो। इस ग्रुप को क्या कहते हैं आइसो, आइसो प्रोपाइल कहते हैं, या फिर हम सेक प्रोपाइल भी कह सकते हैं। आइसो तब लगता है कि जब एल शेप हो रहा है और वो भी कार्बन का, यू कैन सी इट इज लाइक गन शेप, ऐसे गन शेप हो रहा है। तो अगर गन शेप हो रहा है तो आइसो। लेकिन इसको हम सेक भी क्यों कहते हैं, मान कि यहाँ पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होता है, OH है, Cl है, Br है, I है। मानो कि यहाँ पे ज्वाइंट है तो ये कार्बन के साथ ज्वाइंट है, तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ ज्वाइंट है 2 कार्बन के साथ ज्वाइंट है ना, 2 कार्बन के साथ ज्वाइंट है, इसलिए हम इसे सेक कहेंगे। सेक का दूसरा नाम होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये बाद में, जब आप इनको याद नहीं रखते हैं तो ये बहुत कंफ्यूजन करेंगे कि अचानक से सेक कहाँ से आ गया, अचानक से आइसो कहाँ से आ गया। तो बात ये है कि अगर एल शेप जनरेट हो रहा है और वो भी आइसो का, आइसो कहेंगे इसे, अगर वो भी प्रोपाइल का है तो हम उसे सेक कहेंगे। ये सिर्फ सेक एंड आइसो सेम होंगे ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल ग्रुप, ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन जब हम बात करेंगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सबके लिए डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होते हैं देखते हैं हम आगे, ताकि हमको और पता चले। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से 4 कार्बन कर देता हूं। जब 3 से 4 कार्बन होते हैं तब स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होगा, उनके अंदर से एक H माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ सकता है, तो पहले कार्बन से एक H माइनस करें तो CH2 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 CH3। बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा। आगे जैसे हमने प्रोपाइल का किया वैसे ही यहाँ पे करना है। यस इट विल बी N एंड देन आफ्टर कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए आल्क लगेगा ब्यूट, बराबर। एंड पीछे हम क्या लगाएंगे, पीछे हम लगाएंगे आइल, हाँ तो नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल ग्रुप। इसे हम प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, 1 डिग्री ब्यूटाइल, जैसे उसमें सेकेंडरी करते थे वैसे ही। अब आप देखिए, अब मैं सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं। जब सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा CH2 CH3। तो ऐसे केस के अंदर इनको क्या कहेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो वैलेंसी है ना,
यहाँ पे कोई ग्रुप हो सकता है। तो इस कार्बन को अटैच्ड कितने कार्बन्स है, इस कार्बन से अटैचमेंट में कितने कार्बन्स है, तो 2 कार्बन्स है, देख सकते हैं 2 कार्बन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये अटैचमेंट में, ये कार्बन ये अटैचमेंट में, तो इसे हम क्या कहेंगे 2 डिग्री कहेंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो आपको क्वेश्चन होगा सर इसे हम आइसो भी तो कह सकते हैं, नहीं, इसे हम आइसो नहीं कह सकते। आइसो एंड सेकेंडरी सेम होते हैं ओनली इन द केस ऑफ प्रोपाइल ग्रुप। ये यहां पे सेम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, बिकॉज यहां पे सेकेंड पोजीशन ये है। तो आप कहेंगे सर तो आइसो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आइसो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, तब आपको पहले आइसो है इसलिए कार्बन तो 3 ऐसे ड्रॉ कर देने के गन शेप में या फिर एल शेप के अंदर, फिर जो चौथा कार्बन है वो यहाँ पे आएगा, एंड ये CH3, ये CH, ये CH3 एंड ये CH2 करके यहाँ पे डैश हो जाएगा, इसे हम कहेंगे आइसो, इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। प्रोपाइल के अंदर क्या था, प्रोपाइल के अंदर ये CH2 ग्रुप नहीं था, इसलिए आइसो एंड सेक सेम थे, समझे, लेकिन अब तो यहाँ पे CH2 ग्रुप है, ठीक है, अगर यहाँ पे CH2 ग्रुप है तो फिर हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे गन शेप जनरेट हो रहा है, एल शेप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। अब बात हो रही है अल्काइल ग्रुप्स के बारे में, तो हम आगे भी पढ़ा थे, कभी आइसोब्यूटाइल होते हैं, सेक ब्यूटाइल होते हैं, एन ब्यूटाइल होते हैं, वैसे और भी कौन से होते हैं, तो और भी होते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, जिसको सिर्फ याद रखना है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप डैश यहाँ पे। तो ये जो कार्बन है जहां से H गया, ये जो कार्बन है जहां से H गया वो कितने कार्बन के साथ ज्वाइंट है, 1 2 3, 1 2 3, इसे जो 3 कार्बन के साथ ज्वाइंट है, इसे हम इसे क्या कहेंगे टर्ड ब्यूटाइल कहेंगे, टर्ड ब्यूटाइल, या फिर हम उसे टर्शियरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल। अब लास्ट पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट कि जिसके अंदर अब आप ड्रॉ करेंगे पेंटेन के इस तरह के अल्काइल्स, पेंटेन हिंट दे दूं 5 कार्बन, चलो स्टार्ट करो। लिख देता हूं CH3 CH2 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 CH3, दिस इज कॉल्ड पेंटेन। अब पेंटेन के अंदर से पहले ये वाले या फिर ये वाले कार्बन से H हटाते हैं तो आंसर क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है CH2 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 CH3। यहां से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे CH2 किया है और यहाँ पे CH3 है, दोनों साइड से नहीं निकाल सकते, देन इट इज कॉल्ड एन पेंटाइल ग्रुप, प्राइमरी पेंटाइल ग्रुप। अब बात है सेकेंडरी पेंटाइल की, तो सेकेंडरी पेंटाइल से यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो आंसर ये हो गया 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी पेंटाइल। अब बात है टर्शियरी पेंटाइल की, अगर आप यहां से यहाँ की जगह पे अगर यहां से H निकालते हैं तो भी वो सेकेंडरी पेंटाइल ही होगा, जैसे आगे यहाँ पे इस तरह से निकाला, देन इट इज ऑल्सो सेकेंडरी। तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज रिपीटेड आइसोमर्स, इनको आइसोमर्स भी कहते हैं, इट इज नॉट काउंटेड। अब बात करते हैं टर्शियरी की, तो टर्शियरी कैसे बना है, तो टर्शियरी के लिए ये बात तो फिक्स है कि एक कार्बन के साथ जहां पे H निकल रहा है उनके साथ 3 कार्बन ज्वाइंट होंगे। अब जो चौथा कार्बन है ये 1 2 3 4 एंड ये चौथा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन निकला, लेकिन जो पांचवा, क्योंकि हमको तो टोटल मिला के 5 करने, तो पांचवा कार्बन आप कोई भी एक कार्बन से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद H3C लिख दीजिए, CH2 CH3 CH3 लिख दीजिए, इट इज कॉल्ड टर्शियरी, इट इज कॉल्ड व्हाट, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, सॉरी टर्शियरी पेंटाइल आएगा, बिकॉज 5 कार्बन हैं इसलिए टर्शियरी पेंटाइल। और अगर और भी एक चांस बनता है, दैट इज अ CH2C CH3, ये एक एक्स्ट्रा बना है, ये आपको याद रखने का होता है।
अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए देन इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। इट इज कॉल्ड व्हाट? नियोपेंटाइल। हाँ, तो अगर क्रॉस रूट्स जैसा स्ट्रक्चर है, क्रॉस रूट, देन इट इज नियोपेंटाइल। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है जैसे टी शेप बन रहा है देन इट इज टर्ट। सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन निकले देन इट इज कॉल्ड सैक, एंड स्ट्रेट चेन से निकले तो फिर हो जाएगा एन पेंटाइल। अब ऐसा आगे कोई किसी का भी बना सकते हैं आप, जैसे हेक्साइल का बनाना है देन CH2 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 CH3। अब एक एक कार्बन आपको ऐड कर देना, आपको कुछ नहीं करना है। हेप्टेन का बनाना है तो 7 कार्बन, है ना। ऑक्टेन का बनाना है तो 8 कार्बन। इस तरह से आप कार्बन की चेन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब सीधा हम जाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। आज हम आल्केन के सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे। आल्केन के कुछ अलग अलग एग्जांपल से भी हम बताएंगे, कुछ रूल्स भी साथ साथ में मैं बताता रहूंगा। वो जो सारे रूल्स मैं जैसे जैसे बताऊं वो आपको याद रखना है। इस केस के अंदर हम बात करते हैं स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड के बारे में, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 है। तो इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करना है आपको? तो इसका नॉमेनक्लेचर आपको पहले काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन्स। तो कितने कार्बन्स है? 1 2 3 4। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यू कैन सी सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा? अल्केन आएगा। डबल बॉन्ड होता तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो अल्काइन। ठीक है, तो इस तरह से सीधा एक एक सिंगल बॉन्ड है तो आपको सीधा लिख देना है ब्यूट, और पीछे क्या लगा देना है? एन लगा देना है, बस बात खत्म। इट इज ब्यूटेन। बात अब स्टार्ट होती है कि अगर इस तरह से है CH3 CH CH3 CH2 CH3 तब क्या करें? अब यहां पे रूल आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल प्लस पेरेंट चेन रूल। पेरेंट चेन रूल क्या कहता है? पेरेंट चेन रूल ये कहता है कि जो जितने आपने कार्बन लिए हैं ना उसके अंदर स्ट्रेट चेन आपको पहले पकड़नी है। स्ट्रेट चेन के अंदर सबसे ज्यादा जिसके अंदर कार्बन आते हैं वो पेरेंट चेन है, बिकॉज यू नो पेरेंट्स तो हमसे तो बड़े ही होंगे, इसलिए नाम पेरेंट चेन लिखा है। पेरेंट चेन का मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। तो हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए हम डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते कि 5 कार्बन है तो पेंटेन। नो, हमें पहले सिलेक्ट करनी होगी कि स्ट्रेट चेन कौन सी है कि जिसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन है। तो मैं यहाँ पे कुछ चांसेस बनाता हूँ कि मैं 1 2 3 ये ले रहा हूँ। 1 2 3 ओके, 3 कार्बन वाली चेन बनी। ओके, दैट आई विल कीप इट माय माइंड। 1 2 3 4 तो 4 कार्बन वाली मिली। 1 2 3 4 4 कार्बन वाली मिली। ओके, जब 3 कार्बन है एंड 4 कार्बन है तो किसको सिलेक्ट करेंगे? तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, इसलिए 4 कार्बन वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब 4 कार्बन वाली कैसी चेन लूं मैं? तो 1 2 3 4 लूं या तो 1 2 3 4 लूं, कोई भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके ऊपर ऐसे बॉक्स कर देता हूं। इट इज अवर दी पेरेंट चेन। क्या है ये? पेरेंट चेन। और दूसरी बात मैं कहना भूल गया कि आप जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं ना आप याद रखिए PRS। मेरा नाम भी वैसे प्रीनेस सर है, आप मुझको भी याद रख सकते हैं, प्रीनेस सर इस तरह से भी याद रख सकते हैं। PRS क्यों लिखा? P stands for prefix, R stands for root and S stands for suffix। तो प्रीफिक्स क्या है? यहाँ पे प्रीफिक्स है अपना लोकेंट, R क्या है? अपना रूट, एंड S क्या है? S है सफिक्स। किस तरह से काम करता है देखना ध्यान से। अब बात है नंबरिंग की, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सेकेंड नंबर के ऊपर ये CH3 ग्रुप आया। CH3 ग्रुप का नाम अभी अभी हमने लिया, क्या लिखा था हमने? मिथाइल लिखा था। तो हम क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 के बाद डैश करेंगे। ये डैश करना बहुत नेसेसरी होता है और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलती। तो 2 मिथाइल ये अपना लोकेंट हो गया। रूट पेरेंट चेन है, 4 है इसलिए ब्यूट। आल्क को रूट कहते हैं, इट इज ब्यूट।
एंड सफिक्स सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स क्या लगेगा, एन, इसलिए ब्यूटेन। तो आप कहेंगे सर इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो उल्टे से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4, तो इस हिसाब से ये CH3 ग्रुप थर्ड नंबर की पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल ही स्पेस छोड़े बिना। अब दो नॉमेनक्लेचर्स तो हो नहीं सकते, दोनों में से कोई एक सही होगा, तो यहां पे आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या कि अगर 2 है एंड 3 है तो कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम 2 वाला सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये सही है, ये गलत है, ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ऊपर वाला 2 नंबर है। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट ये बात बिल्कुल सही होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार लेफ्ट टू राइट आए, आपको दोनों साइड से नंबरिंग करने हैं और जहां पे लोवेस्ट नंबर मिले वो सिलेक्ट कर देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन PRS हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर PRS। ओके, एक और एग्जांपल के अंदर CH2 CH3 तो ऐसे केस के अंदर पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3, ये तो आगे 1 2 3 4 5, ये भी आगे 1 2 3 4 5, ये भी ले सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि 5 से ज्यादा मुझे नहीं मिल रही। तो अब PRS, R क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे से। हाँ, पेरेंट चेन का ही कार्बन काउंट करेंगे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट चेन का ही कार्बन आप काउंट करेंगे। S क्या है, S है सफिक्स 1 2 3 4 5, सब में सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, इसलिए ANE हो जाएगा, तो पेंटेन तो फिक्स हो गया। अब बात है नंबरिंग की, तो चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो इस हिसाब से लिखते हैं, तो 4 मिथाइल पेंटेन, बराबर ना, क्योंकि जो प्रीफिक्स है वो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है। तो मैं इस साइड से भी जा रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 मिथाइल पेंटेन। कौन सा सही होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऑब्वियसली नीचे वाला सही होगा, बिकॉज लोवेस्ट नंबर इज टू बी सिलेक्टेड, जो लोवेस्ट नंबर है, ये बात आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जिसके अंदर एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे जो रूल है ना उसका नाम है लोएस्ट समेशन रूल। क्या कहते हैं इसे, लोएस्ट समेशन रूल कहते हैं। कैसे करते हैं, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 सबसे ज्यादा लंबी चेन है, इसलिए PRS, R क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए ANE। अब बात है प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स के अंदर नंबरिंग डालने पड़ेंगे। अब जब हम नंबरिंग डालते हैं तो ऐसे केस के अंदर हम इस साइड से जाते हैं 1 2 3 4 5। अब पूरा नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले मैं समेशन कर देता हूं, कौन कौन से नंबर पे CH3 ग्रुप्स आए, 2 and 3, तो हम क्या करते हैं 2 + 3 कर देते हैं, आंसर क्या आने वाला है 5। चलो इस साइड से भी नंबरिंग जाते हैं 1 2 3 4 5। अब समेशन करते हैं, कौन कौन से नंबर पे CH3 ग्रुप आया, 3 and 4, तो 3 + 4, आंसर कितना आने वाला है 7। लोवेस्ट नंबर इज टू बी सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या है 5 इज टू बी सिलेक्टेड, मतलब ये नीचे वाला नंबरिंग जो है ना वो हम निकाल फेंकेंगे।
तो नोमेनक्लेचर अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये बात भी देखनी है कि दो CH3 ग्रुप आए। जब दो CH3 ग्रुप आते हैं, कुछ टू ग्रुप जब सेम आते हैं तो उसे हम डाई कहते हैं, डाई। कुछ कई जगह पे तीन ग्रुप भी आ सकते हैं, जैसे CH3 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 आता है, तो हम क्या कहते हैं तीन ग्रुप के लिए ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा। इस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। सो पहले तो नंबरिंग करेंगे 2, उसके बाद कॉमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉमा। 2,3। क्यों कॉमा किया? बिकॉज 2 and 3 पोजीशंस के ऊपर सेम ग्रुप्स है, इसलिए। अब CH3 CH3, इसलिए हम क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। डाई, डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई मिथाइल, CH3 है मिथाइल ग्रुप, इसने नाम क्या दिया? डाई मिथाइल। 5 कार्बन है, इसलिए ये प्रीफिक्स अपना कंप्लीट हो गया। 2,3 डाइमिथाइल वाज आवर प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स इज डन, देन रूट एंड सफिक्स बस ज्वाइन कर दो, नोमेनक्लेचर हो जाए। पेंटेन हो गया नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी बात है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए होते हैं कि जिसके अंदर इसी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे इस तरह से दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH CH3, यही है स्ट्रक्चर, यही है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है तब उसे हम कहेंगे कंडेंस्ड फॉर्म। इससे ये लिखना आपको सीखना है। कैसे लिखना है? देखिए, पहले आप इस कार्बन को लिखिए CH3, फिर आप इसको लिखिए CH। वैलेंसी देखो, वैलेंसी क्यों इसी के नीचे आएगा ये? बिकॉज ये कार्बन देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तब जाके ये 4 वैलेंसी कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन CH3 वाला इसके साथ ज्वाइन नहीं है, इसके साथ ज्वाइन है। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4, तो ये CH3 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमें ऐसे जब लिखना है ना, इस तरह से लिखना है CH3 CH। पहले ये ऊपर वाले लिख दो, ब्रैकेट वाले बाद में, ब्रैकेट वाले बाद में लिखना, उनको बाजू में रखो। ओके, अब देखो ये CH के नीचे CH3 आ सकता है, बिकॉज इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 and 3 ही है, 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो हम CH3 को यहाँ पे लिखेंगे, समझे, एंड ये CH3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इनको कहते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं ब्रांच, इनको कहते हैं कंडेंस। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है स्केलेटल स्ट्रक्चर, मतलब कि स्केलेटल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ हड्डियां होगी, मतलब इनको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इनको हम कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं ब्रांच, कि जिसके अंदर ब्रांचेस क्लियर दिख रही है हमको। अब कंडेंस स्ट्रक्चर को ब्रांच स्ट्रक्चर में पहले कन्वर्ट करो, ब्रांच स्ट्रक्चर से फिर आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो बहुत ही इजी होता है, मस्त होता है। देखो कार्बन जो है ना, वो आपको गिन लेना है, कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर वो छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं ना, जॉइन द डॉट्स, वैसे ही खेलना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से जिगजैग लाइन आनी चाहिए। तो देखो ये है 1 2 3 4 5, ओके। और ये CH3 का हम क्या करेंगे? तो या तो आप ऊपर डॉट कर सकते हैं या तो नीचे डॉट कर सकते हैं। मैंने नीचे किए हैं, तो इस तरह से 2 डॉट्स कर दो, बस हो गया स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो ये CH3, ये CH3, ये है CH3, इसके नीचे ये CH3, कहीं पे भी नहीं कर देना फिर यहाँ पे नहीं कर देना है, ओके। ये 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने बताया, और CH3 मैंने इस तरह से लिख दिया, ओके फाइन। सो बस आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे आगे और टॉपिक के साथ।